सुधारना चाहता था, पर अब लगता है उसकी बातों से ईशानी और ज्यादा ट्रिगर हो गई होगी। अब तो ईशानी उसे और ज्यादा नापसंद करने लगेगी। उसने अपने भाइयों की तरफ मुड़कर देखा तो तीनों ही उसे गुस्से से घूरकर देख रहे थे। वही सुकेत जी और आरती जी के दिल में भी एक दर्द सा उठा। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को दूसरों के सामने पराया बना दिया था। ईशानी ने उन सब कोई ध्यान दिए बिना ही ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। तभी बटलर जल्दी जल्दी में घबराया हुआ वहां आकर बोला, सर, मिस्टर अनुपम रायजादा आए हैं, वो बाहर है। अनुपम रायजादा का नाम सुन सब शॉक हो गए। रायजादा फैमिली मेंबर को कौन नहीं जानता, वो फैमिली तो इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में से एक थी। पर वो यहाँ क्यों आए हैं किसी को समझ नहीं आ रहा था। मेहरा फैमिली इतनी भी बड़ी नहीं थी कि रायजादा फैमिली की हेड उसने मिलने आए, क्योंकि मेहरा फैमिली का सिर्फ मुंबई में ही बिजनेस था और वो मुंबई के सबसे बड़े परिवार में से एक थे। सुकेत जी ने ज्यादा नहीं सोचा, वो बटलर को उन्हें अंदर लाने के लिए बोले। किसी को कोई अंदाजा नहीं था उनके आने का। वही प्रिया मन ही मन खुश हो रही थी। उसने सुना था कि रायजादा फैमिली का एक बेटा है, रुद्र रायजादा, जो दिखने में बहुत हैंडसम है। वो अब इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसे कुछ भी करके मिस्टर रायजादा को इम्प्रेस करना होगा ताकि फ्यूचर में वो रुद्र रायजादा के करीब जा सके। तभी बटलर के साथ करीब 50 साल के एक आदमी अंदर आए। उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल था। उनकी शार्प नजरें हॉल की तरफ ही थी। तभी सुकेत जी आगे आकर उनसे हाथ मिलाकर बोले, हेलो मिस्टर रायजादा। अनुपम जी ने भी उनसे हाथ मिला लिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने आरती जी की तरफ पॉइंट करके बोला, ये हमारी वाइफ है मिसेज आरती मेहरा, और ये मेरे चारों बेटे। सबने उन्हें हेलो बोला तो सुकेत जी ने प्रिया को इंट्रोड्यूस करते हुए बोले, ये हमारी बेटी प्रिया मेहरा। वही ये नाम सुनते ही मिस्टर रायजादा ने प्रिया की तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ अपनी नजर घुमा लिया और मन ही मन सोचे, तो ये है वो जिसने ईशानी की जगह इस घर में लिया है। तभी प्रिया आगे आते हुए बोली, हेलो मिस्टर रायजादा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। वो उन्हें इम्प्रेस करना चाहती थी, पर उसने उनकी मजाक उड़ाने वाली नजरों को नोटिस ही नहीं किया। तभी ईशानी दादाजी और दादी माँ के साथ हॉल में आए। उसे देख प्रिया को गुस्सा आने लगा कि कहीं मिस्टर रायजादा की नजर ईशानी पर न चली जाए। अगर उन्हें पता चल गया कि वो इस घर की असली बेटी नहीं है तो वो कभी रुद्र रायजादा के करीब नहीं जा पाएगी। वही सुकेत जी समझ नहीं पा रहे थे कि ईशानी को उसने कैसे इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि ईशानी उनकी बेटी है। वो मिस्टर रायजादा के यहाँ आने का कारण भी नहीं जानते थे, इसलिए वो पहले जानना चाहते थे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। पर वो कुछ पूछते इससे पहले ही मिस्टर रायजादा चलकर ईशानी के पास चले गए, जो आपने दादाजी को सहारा दिए हुए हॉल में ला रही थी। ईशानी ने उन्हें सोफे पर बिठा दिया तो मिस्टर रायजादा उसके सामने जाकर खड़े हो हुए। वही उन्हें ईशानी के सामने देखकर घरवाले डर गए। ईशानी अब पहले जैसी नहीं थी। अगर उसने उन्हें कुछ गलत बोल दिया तो मिस्टर रायजादा उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी प्रिया धीरे से बोली, मॉम डैड, ईशानी को उनके बारे में कुछ नहीं पता। वो अनाथ आश्रम में बड़ी हुई है तो उसे बड़े लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। वो नहीं जानती होंगी कि उनसे कैसे बात करनी है। हमें उसे रोकना चाहिए ताकि वो मिस्टर रायजादा को गुस्सा ना दिला दे। वो ये सब ऐसे बोल रही जैसे वो ईशानी की कितनी परवाह करती है। उसकी बात चारों भाइयों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दर्शित ने प्रिया को घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। वही मिस्टर रायजादा जो ईशानी के सामने थे और उसे घूर रहे थे, उन्होंने ईशानी गले से लगा लिया। ये देखकर सबकी आंखें डे से बाहर आने को थी। सब शॉक हो गए थे। सब उन दोनों के पास आ गए। वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। तभी अनुपम जी ईशानी को देखकर छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बोले, मेरी डेविल बच्ची, तुम कल से मुंबई में हो पर घर नहीं आए। वहां तुम्हारी माँ मेरी जान खा गई है कि मेरी बेटी यहाँ क्यों नहीं आई। कल से 100 बार पूछ चुकी है पर तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। उन्हें ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करता देख ईशानी उन्हें अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी। उसे ऐसे घूरता देख अनुपम जी झूठी हंसी हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता तुम्हारे ऐसे घूरने से मैं जाऊंगा। फिर बच्चे की तरह कंप्लेन करते हुए बोले, मेरे तुम्हारा डैड हूं, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। अगर आज मैं तुम्हें घर नहीं लेकर गया तो तुम्हारी माँ मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। कुछ तो रहम करो अपने मासूम डैड पर। उन्हें ईशानी के सामने ऐसे बच्ची की तरह बिहेव करता देखकर और ऐसे रिक्वेस्ट करता देखकर घर के सभी लोग शॉक थे। इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन जो बिजनेस की दुनिया में राज करते हैं, उनकी ऐसी साइड आज तक किसी ने नहीं देखा था। दुनिया के सामने वो एक स्ट्रिक्ट एरोगेंट बिजनेसमैन है, पर ईशानी के सामने वो एक लिविंग डैड की तरह बिहेव कर रहे थे, जिनकी बेटी गुस्सा होकर घर छोड़कर चली आई है और वो अपनी बेटी को घर वापस ले जाने के लिए मनाने आए हैं। प्रिया की आंखें जलन और गुस्सा से भर गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ईशानी इतने बड़े बिजनेस टाइकून को कैसे जानती है और वो उसे अपने बेटी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं?
वही ईशानी जानती थी ये उसकी डैड का ट्रिक है, ताकि वो उसे अपने साथ घर ले जा सके। उसने बस अपना सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, मैं आपके साथ आ जाऊंगी। उसकी हाँ सुनकर अनुपम जी खुश हो गए और बोले, बहुत अच्छा, ये हुई ना मेरी मेरी बेटी वाली बात। मुझे पता था मेरी बेटी कभी मुझे बेघर होता हुआ नहीं देख सकती। तभी उनकी नजर रविकांत जी और प्रभा जी पर गई तो उन्होंने उन दोनों को ग्रीट करते बोले, आप ईशानी की दादा दादी है ना? उनका सवाल सुन रविकांत जी ने हाँ में सिर हिला दिया। दादाजी और दादी माँ को पता चल गया था कि जरूर ये ईशानी की दोस्त काव्या के पिता है। CH8 मोक्ष और ईशानी की मुलाकात। वही सुकेत जी के सवाल से अनुपम जी उनकी तरफ देखने लगे। सब जानना चाहते थे कि मिस्टर रायजादा ईशानी को कैसे जानते हैं। तो मिस्टर रायजादा हंसते हुए बोले, ये मेरी बेटी है, मैं तो इसे अडॉप्ट करना चाहता था ताकि वो सिर्फ मेरी बेटी बन जाए, पर इसने मना कर दिया। पर ऐसे भी ये तो है ही मेरी बेटी, इसलिए मेरे इसे फोर्स नहीं किया। उनकी बात सुनकर सब सदमे में थे कि इतनी बड़ी शख्सियत ईशानी को अपना बेटी मानते हैं। वही सुकेत जी और आरती जी के दिल में आज पता नहीं क्यों एक चुभन सी हो रही। ये उनकी बेटी थी जिस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, पर आज वो किसी और को अपने माँ बाप मान रही है। उन्हें अब थोड़ा बुरा लग रहा था। वही ईशानी अपनी फोन लेकर रूम से बाहर आ गई और अपनी दादी माँ को शाम को आऊंगी बोलकर अनुपम जी के साथ चली गई। वही प्रिया बस गुस्से की घूंट पीते हुए रह गई। उसने सोचा था कि आज वो मिस्टर रायजादा को इम्प्रेस करके उनकी गुड बुक में आ जाएगी, पर उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वहीं ईशानी अनुपम जी के गाड़ी में थी। उसने नकुल को मैसेज किया। थोड़ी देर बाद वो अनुपम जी से बोली, आप जाइए, मैं लंच टाइम पर आ जाऊंगी, मुझे कुछ काम है। उसकी बात सुनकर अनुपम जी आंखें बड़ी करके बोले, तुम क्या ये पहले नहीं बता सकती थी? अगर तुम्हारी माँ ने मुझे अकेले आते देखा तो बेलन से पीटेगी। उनकी बात सुनकर ईशानी एक स्वीट स्माइल करते हुए बोली, आप अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, मुझे विश्वास है आप सब संभाल सकते हैं। फिर कार से बाहर उतर गई जहां नकुल उसका वेट कर रहा था। वही अनुपम जी तो हक्का बक्का रह गए। उन्होंने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, तुम डेविल कहीं कि तुम्हें अपनी डैड की कोई भी फिक्र नहीं है। ईशानी ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया और नकुल के साथ कार में बैठ गई। आज उसकी मीटिंग थी राजवंश कॉरपोरेशन के साथ, जो ईशानी की बहुत क्लोज थे। उन्हें पता था कि ईशानी जी कॉरपोरेशन की ओनर है, जो एशिया की टॉप 2 पोजीशन पर राज करती है, क्योंकि टॉप 1 में राजवंश कॉरपोरेशन था जिसके साथ आज ईशानी मीटिंग करने जा रही थी। ईशानी को आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो ज्यादातर बिजनेस गैदरिंग में शामिल नहीं होती थी और जिसने भी उसे देखा था वो उसे पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि वो हमेशा मास्क पहनकर रखती थी। ईशानी ने नकुल के फ्लैट में अपना आउटफिट चेंज कर लिया। इस वक्त ब्लैक व्हाइट बिजनेस सूट में वो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों राजवंश कॉरपोरेशन में पहुंच गए। नकुल रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोला, एक्सक्यूज मी, हमें मिस्टर राजवंश से मिलना है, हमारे आज उनके साथ मीटिंग है। नकुल के बात सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट ने पहले कंफर्म किया। जैसे ही उसने जी कंपनी का नाम देखा तो वो रिस्पेक्टफुली उन दोनों को 40th फ्लोर पर जाने के लिए बोली। ईशानी और नकुल दोनों लिफ्ट की तरफ चले गए। तभी कुछ एम्प्लॉयज उस लड़की के पास आ गए। एक लड़की ने पूछा, कौन थी वो लड़की? वो बहुत कूल लग रही थी। उसकी सवाल सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट बोली, वो जी कंपनी से है। वही लड़के तो उस पर फिदा हो रहे थे। ईशानी के प्रेजेंस थी ही ऐसी कि मास्क पहनने के बाद भी उसकी खूबसूरती सबको अट्रैक्ट कर रही थी। वही सीईओ के केबिन में एक मोक्ष बिना किसी इमोशन के बैठा था। तभी डोर नॉक हुआ और उसका असिस्टेंट नमन अंदर आया। अपने बॉस को देखकर सिर झुकाकर बोला, बॉस, जी कंपनी के सीईओ आ गई है और मीटिंग रूम में इंतजार कर रही है। आपने असिस्टेंट के बात सुन मोक्ष ने अपनी नजर उठाकर देखा और फिर अपना सिर हाँ में हिलाकर मीटिंग रूम की तरफ चला गया। नमन भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब वो दोनों मीटिंग रूम में एंटर हुए तो उनकी नजर उन दो लोगों पर गई जो बैठे हुए थे, पर मोक्ष की नजर सिर्फ ईशानी पर थी। जब ईशानी को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई, उसने मोक्ष जिस तरफ था उस तरफ अपनी नजर घुमाकर देखा। जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए। वही मोक्ष मन ही मन बोला, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई मेरी बेबी डॉल, तुम्हारी आंखों से और खुशबू से ही मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। फिर वो अपने सीट पर बैठ गया तो ईशानी ने कहा, तो क्या हम मीटिंग स्टार्ट करें मिस्टर राजवंश? उसकी स्वीट मेलोडियस आवाज सुनकर तो मोक्ष तो डे से खो गया था। वो रिएक्ट करना ही भूल गया था। वही नमन अपने बॉस का अजीब बर्ताव नोटिस कर रहा था। जब से बॉस मीटिंग रूम में आए तब कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं। वो जी की सीईओ मिस ईशानी को अजीब तरह से देख रहे हैं। तभी उसे याद आया, उसके बॉस ने जिस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाया था उसका नाम भी ईशानी था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की वो ही ईशानी हो? पर ऐसे कैसे हो सकता? वो तो मेहरा फैमिली की बेटी है।
दो इंसान का सेम एक नाम होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोचकर उसने अपने बॉस से मीटिंग स्टार्ट करने की याद दिलाया। तो नकुल ने प्रेजेंटेशन दिया, फिर कुछ देर और डिस्कशन करने लगे। वही ईशानी को मोक्ष की नज़र खुद पर महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान उसे इस तरह से क्यों घूर रहा है। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो गई तो ईशानी ने फिर से पूछा, तो आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं मिस्टर राजवंश? ईशानी की बात सुनकर मोक्ष ने भी उसकी बातों पर एग्री किया। वैसे भी वो तो अपनी बेबी डॉल के पास ही रहना चाहता था। अब जब उसे मौका मिल रहा है तो उसका मना करने की कोई वजह ही नहीं है। तो दोनों ने हाथ मिलाया तो मोक्ष को ईशानी की हाथ बहुत मुलायम लग रही थी। वो उसकी हाथ को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी ईशानी ने अपना हाथ खींचा तो मोक्ष ने उसे छोड़ दिया। तभी मोक्ष ने नमन को कुछ इशारा किया तो उसके इशारे को समझकर नमन बोला, मैम आप चलिए, केबिन में लंच का टाइम होने वाला है तो आप करके ही जाएगा। उसकी बात सुन ईशानी को याद आया कि उसे घर जाकर लंच करना है, नहीं तो अनुपम जी उसकी शिकायत छड़ी लगा देंगे। ये सोचकर वो मना करने ही वाली थी कि उससे पहले ही मोक्ष ने नोटिस कर लिया कि शायद ईशानी मना करने वाली है। इसलिए उसने बोला, प्लीज मिस ईशानी, बहुत जल्द लंच टाइम होने वाला, आप ऐसे बिना लंच किए नहीं जा सकते। वही नमन हैरान था। उसके बॉस ने पहली बार किसी लड़की से रिक्वेस्ट किया था उनके साथ लंच करने के लिए, वरना वो तो किसी को एक नज़र देखते भी नहीं। जैसे उन्हें उनसे एलर्जी हो। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि हो ना हो यही मिस ईशानी ही उसकी फ्यूचर लेडी बॉस बनने वाली है। CH9 आंखों में खो जाना। थोड़ी देर बाद दोनों मोक्ष के केबिन में थे। नकुल और नमन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात कर रहे थे। वही केबिन में इस वक्त ईशानी और मोक्ष दोनों ही थे। तो ईशानी ने अपना मास्क उतार दिया था और मोक्ष के केबिन को देखकर दी, जो खूबसूरती से सजाया गया था। मिस ईशानी, क्या आपको मेरा केबिन पसंद आया? मोक्ष के आवाज से ईशानी पीछे मुड़ गई तो मोक्ष जो उसके ठीक पीछे खड़ा था उससे टकरा गई। ईशानी पीछे गिरती उससे पहले मोक्ष उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। उसके इस हरकत से ईशानी शॉक हो गई और मोक्ष को देखने लगी। दोनों इस वक्त बहुत करीब थे। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा रही थी। ईशानी को कुछ अजीब सी फील हो रहा। मोक्ष की करीबी से उसकी दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया था। मोक्ष को ईशानी की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रहा था। खुद की करीबी से ईशानी की ऐसा रिएक्शन देख मोक्ष खुश था। तभी ईशानी ने उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मिस्टर राजवंश, मैं ठीक हूं, आप अब मुझे छोड़िए। पर मोक्ष को ईशानी की छोड़ने वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मिस ईशानी, आप कहेगी फिर भी अब से मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने अपने आंखें सिकोड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष का कहने का मतलब क्या है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही डोर पर नॉक हुआ तो मोक्ष ने ईशानी को अपनी बाहों से आजाद कर दिया और अपनी इमोशनलेस आवाज में कम इन बोला। तभी एक स्टाफ खाना लेकर अंदर आया और टेबल पर रखकर चला गया। मोक्ष ने ईशानी को बैठने के लिए बोला तो ईशानी भी बैठ गई, पर उसे अब भी मोक्ष की कही गई बातें याद आ रही थी। तभी मोक्ष ने खुद ही प्लेट में खाना सर्व किया। जैसे ही ईशानी खुद के लिए सर्व करने वाली थी उससे पहले ही मोक्ष ने उसकी प्लेट में खाना सर्व किया। वो तो ईशानी के साथ ही खाना चाहता था, पर वो नहीं चाहता था कि ईशानी उसकी एक्शन से उससे दूर रहने लगे। मैं खुद ही सर्व कर लेती मिस्टर राजवंश, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ईशानी ने उसकी काली गहरी आंखों में देखते हुए बोला। मोक्ष की आंखें उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस आंखों को पहले भी देखा है। वही ईशानी की नज़र खुद पर पाकर मोक्ष के दिल में खुशी की लहर सी उठ रही थी, पर वो दिखा नहीं रहा था, वो अब भी नॉर्मल ही था। खाना खाते वक्त भी मोक्ष की नज़र सिर्फ ईशानी पर था और ये बात ईशानी भी अच्छी तरह से समझ पा रही थी। ईशानी के दिल में इस वक्त एक हलचल सी हो रही थी। उसने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया था। पिछले जन्म में भी जब उसे पता चला था कि महाजन फैमिली और मेहरा फैमिली के बीच रिश्ता तय हुआ था और उसकी असली मंगेतर प्रिया नहीं बल्कि वो थी, फिर भी जब घरवालों ने उससे प्रिया की रिश्ता करवाया क्योंकि वो प्रिया को ही अपनी असली बेटी मानते थे, तब भी ईशानी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कुछ राहुल के लिए फील ही नहीं किया था। पर इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मोक्ष की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही है। मोक्ष की आंखें बिना कहे भी बहुत कुछ कह रहा था। इन 4 सालों में उसने लोगों की दिमाग और आंखें दोनों ही पढ़ना सीख लिया, नहीं तो वो अंडरवर्ल्ड की क्वीन नहीं होती। पर इस वक्त वो मोक्ष की आंखों को पढ़ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में बस खुद के लिए कुछ इमोशन देख पा रही थी। वो मोक्ष के आंखों में देखकर सोच ही रही थी कि तभी उसकी आंखों के सामने एक इंसान का चेहरा आ गया। उस इंसान का आधा चेहरा खून से सने हुए थे, जी वजह से उस आदमी का चेहरा ठीक से पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी काली गहरी आंखें दर्द में भी ईशानी को देखकर चमक रही थी। तभी मोक्ष के आवाज से वो होश में आए, जो उसे डिश सर्व कर रहा था और उस डिश की टेस्ट के बारे में पूछ रहा था।
मोक्ष के तरफ देखकर ईशानी ने सोचा ये वो नहीं हो सकता। ये तो एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है और वो एक माफिया किंग। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना सिर झटका और खाने लगी। कुछ देर बाद जब दोनों ने खाना खा लिया तो ईशानी बोली, तो फिर मैं चलती हूँ मिस्टर राजवंश। तभी मोक्ष बोला, क्या मुझे अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सके। मोक्ष के बात सुनकर ईशानी ने कुछ देर सोचा, फिर उसे भी ये ठीक लगा तो उसने मोक्ष को अपनी पर्सनल नंबर दे दिया। जब ईशानी नकुल के साथ वहां से चली गई तो मोक्ष के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, बेबी डॉल तुम तो खुद ही मेरे पास आ गई। अब तो मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। वही ईशानी और नकुल इस वक्त गाड़ी में थे। तभी नकुल बोला, बॉस मुझे लगता है मोक्ष राजवंश आपको पसंद करता है। वो आपको ऐसे देख रहा था जैसे अभी आपको चुरा कर ले जाएगा। वैसे वो बहुत हैंडसम है, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वो ये सब आपने ही धुन में बोले जा रहा था। पर जब उसे किसी की घूरती नजर आपने ऊपर महसूस हुआ तो उसने पलट कर देखा तो ईशानी उसे सर्द आंखों से घूर रही। आपने खूंखार बॉस को अपने तरफ ऐसे घूरते देख उसकी सीटीपीटी गुल हो गई। उसने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, बॉस मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी कोई नॉर्मल इंसान तो आपके के लिए बना ही नहीं है, चाहे वो दुनिया का टॉप बिजनेसमैन मोक्ष राजवंश ही क्यों ना हो। आपके लिए तो माफिया किंग ही सबसे सुटेबल कैंडिडेट है। भले ही किसी ने उसके मास्क के पीछे का चेहरा को ना देखा हो, पर मुझे विश्वास है कि वो जरूर आपको झेल लेगा। नकुल के ऐसी बातें सुनकर ईशानी उसे और भी गुस्से से घूरने लगी। कहना क्या चाहता है ये कि कोई नॉर्मल इंसान उसे नहीं झेल सकता? क्या वो कोई मॉन्स्टर है जो वो सबको जिंदा निगल जाएगी? जब नकुल ने ईशानी को और भी गुस्से से खुद को घूरते हुए देखा तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और ना में अपना सिर हिलाने लगा। अब तो उसकी बॉस उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेगी। टीयर्स ऑफ जॉय। ईशानी ने उसे कुछ नहीं कहा और अपने लैपटॉप में काम करने लगी। जब नकुल ने अपने बॉस को शांत देखा तो उसने राहत की सांस लिया। थोड़ी देर बाद कार एक बहुत बड़े मेंशन के आगे आकर रुकी, जिस पर रायजादा मेंशन लिखा हुआ था। गॉड ने जल्दी आकर दरवाजा खोल दिया तो ईशानी की गाड़ी अंदर एंटर हुई। ईशानी कार से निकलकर सीधा अंदर एंटर होने वाली कि तभी किसी की आवाज आई, वहीं रुक जाओ। ये आवाज सुनकर ईशानी की फेस पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई और वो वहीं रुक गई। वही नकुल जो ईशानी के पीछे ही आ रहा था। उसने जब ईशानी को स्माइल करते हुए देखा तो मन ही मन बोला, ये डेविल सिर्फ यहाँ आकर ही स्माइल कर सकती है, वरना हमेशा एक ही एक्सप्रेशन ही दिखाती है। तभी एक औरत आरती की थाली लेकर दरवाजे पास आ गई और जैसे ही उनकी नजर ईशानी पर पड़ी तो वो खुश हो गई और बोली, तू आ गई मेरी बच्ची। क्या तुझे तेरी इस माँ की कभी याद नहीं आती जो तू 3 महीने बाद आ रही है? अब आ गई ना माँ, अब तो कुछ दिन तक मैं यही हूँ, आप जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, ईशानी ने स्माइल करते हुए कहा। वही वो औरत जो कि कोई और नहीं नीलिमा रायजादा थी, अनुपम रायजादा की वाइफ और ईशानी की दोस्त काव्या की माँ। ये ईशानी को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। ईशानी जब भी मुंबई आती थी तो इनके घर ही रुकती थी। नीलिमा जी ने ईशानी की आरती उतारी और ईशानी को अपने साथ लेकर घर के अंदर चली गई। तभी वहां अनुपम जी आकर बोले, अब तो तुम्हारी बेटी आ गई, अब तो तुम्हें मुझे बेलन से मरने का मन नहीं कर रहा है ना? उनकी बात सुनकर नीलिमा जी उन्हें गुस्से से घूरते हुए बोली, मैंने कब मारा आपको जरा बताइए। मैंने तो बस आपको मेरी बच्ची को लाने के लिए बोला, उतना भी नहीं कर पाए आप। मेरी बच्ची अकेली ही घर आए, ऊपर से गार्ड भी नहीं थे उसके साथ, अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरी बच्ची कितनी डर जाती। नीलिमा जी की बातें सुनकर अनुपम जी का मुंह शौक के मारे खुला हो गया और वो मन ही मन कहने लगे, ये और डर जाएगी, उल्टा जो इस डेविल के साथ उलझेगा वो सीधा नर्क सिधार जाएगा। CH10 महाजन फैमिली मेहरा मेंशन में तमाशा। अगर ईशानी को पता चल जाता कि नकुल क्या सोच रहा है तो वो अभी उसे उल्टा लटका देती। नीलिमा जी ने आज बहुत सारा ईशानी की पसंद की डिशेज बनाई थी, क्योंकि ईशानी को उनकी हाथ का बना खाना बहुत पसंद थी। इसलिए ईशानी जब भी घर आती थी नीलिमा जी खुद ही सारा खाना बनाती थी। पर ईशानी ने थोड़ा थोड़ा ही खाया क्योंकि वो ऑलरेडी लंच करके आई थी। पर वो बिना खाए अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। वही नकुल तो ऐसे खाना खा रहा था जैसे वो जन्मों का भूखा हो। क्या तुमने सिर्फ अपनी बेटी की पसंद का खाना बनाया है? मैं भी तुम्हारा पति हूँ, मेरे लिए भी कुछ पसंद की डिश बना देती, अनुपम जी ने मुंह फूला के बोला। उनकी बात सुनकर ईशानी की होठों पे स्माइल आ गई। वहीं नीलिमा जी अपने आंखें छोटी करके बोले, क्या आप खुद को मेरी बेटी से ज्यादा स्पेशल समझते हो? घर में इतने नौकर तो है, आपको जो खाना था आपने बताया क्यों नहीं? आज मेरी बेटी इतने दिन बाद घर आई है और आप उससे जल रहे हो। उनकी एक्सप्रेशन देखकर अनुपम जी को खांसी आ गई।
फिर उन्होंने एक झूठी हंसी हंसते हुए बोले, मैं क्यों अपनी बच्ची से जलूंगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसे ही बात करते हुए सबने खाना खा लिया था। कुछ देर बाद ईशानी मेहरा मैंशन के लिए निकल गई। 1 घंटे बाद नकुल ने ईशानी को मेहरा मैंशन के बाहर छोड़ दिया और वहां से निकल गया। ईशानी जब हॉल में पहुंची तो हॉल से हंसी मजाक की आवाज आ रही थी। ईशानी ने ज्यादा ध्यान ना देते हुए अंदर जाने लगी। तभी एक औरत की आवाज आई, अरे आरती जी, ये आपकी वही गोद ली हुई बेटी है ना? जब ईशानी ने ये आवाज सुना तो उसकी आंखें लाल हो गई। उसने हॉल की तरफ देखा जहां एक औरत अपनी मेकअप से पुती हुई फेस के साथ बैठी हुई थी। इस औरत को ईशानी ने जल्दी ही पहचान लिया। ये औरत मोहिनी महाजन थी, राहुल महाजन की मां, जिससे ईशानी की पैदा होने से पहले ही शादी तय की गई थी। पिछले जन्म में भी जब इन लोगों को पता चला कि ईशानी इस घर की असली बेटी है, तब भी मेहरा फैमिली ने उन्हें ये बोला था कि ईशानी की शेयर प्रिया को मिलने वाली है, इसलिए वो लोग भी ईशानी को किसी कचरे की तरह ट्रीट करते थे। पर इस जन्म में अभी तक ईशानी की असलियत बाहर नहीं आया थी और ना ही इससे ईशानी को कोई भी फर्क पड़ता था। वही राहुल हमेशा प्रिया के साथ मिलकर उसे बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। पिछले जन्म में प्रिया के साथ मिलकर राहुल ने उसे फंसाने की कोशिश की थी, पर हर बार किसी ना किसी तरह वो बच जाती थी। फिर भी उसके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाया जाता था, किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की थी। वही राहुल के पास उसके डैड राकेश महाजन और बहन रोमी महाजन भी बैठे हुए थे। रोमी बिल्कुल प्रिया की तरह ही थी, उसने भी कई बार उसे इंसल्ट किया था। उन सबको देखकर ईशानी को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने बिना कुछ कहे उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। उसे इन सबके ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपकी ये गोद ली हुई बेटी तो बहुत बदतमीज है, इसे तो बड़ों का सम्मान भी नहीं करने आता। क्या यही संस्कार मिली है इसे? राहुल की मां मोहिनी ने गुस्से से ताना मारते हुए बोला। मोहिनी महाजन की बात सुनकर ईशानी जो जा रही थी उसकी कदम रुक गई। उसने मुड़कर मोहिनी को तरफ देखा। ईशानी की आंखें इस वक्त किसी खतरनाक ब्लेड की तरह लग रही थी। जब मोहिनी ने ईशानी की आंखें देखी तो एक पल के लिए वो डर से कांप गई। वही बाकी सब भी ईशानी की इस खतरनाक ऑरा को महसूस कर पा रहे थे। सुकेत जी और आरती जी भी एक पल के लिए डर गए थे कि कहीं ईशानी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। वही समीर, दर्शित, रेहान और अयान भी यही सोच रहे थे। उनके मन में बस यही चल रहा था कि अगर ईशानी गुस्सा हो गई तो मोहिनी को कुछ भी बोल सकती है। पर उन लोगों को यह भी अच्छा नहीं लगा कि कैसे मोहिनी जी ने ईशानी बात को और उसे गोद ली हुई बेटी बोला। जब राहुल ने ईशानी की फेस देखा तो वो एक पल लिए उसकी खूबसूरती में खो गया। जब उसने 4 साल पहले ईशानी को देखा था तब वो बिल्कुल पतली और नॉर्मल कपड़ों में रहती थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर इस वक्त ईशानी बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसकी ऑरा भी काफी डोमिनेटिंग थी। रिया तो राहुल की नजर ईशानी पर देख के गुस्से से आग बबूला हो रही थी। तभी सबकी कानों में एक ठंडी मगर खतरनाक आवाज पड़ी, मिसेस महाजन, अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए, वरना अगली बार इसे काटकर अपनी जंगली कुत्तों को खिलाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसकी इतनी खतरनाक आवाज और धमकी सुनकर तो मोहिनी जी डर गई। तभी उनकी बेटी रोमी गुस्से से बोली, तुम हो कौन जो तुम मेरी मम्मी को धमकी दे रही हो? तुम सिर्फ एक गोद ली हुई अनाथ हो जिसे मेहरा फैमिली ने दया दिखाकर गोद ले लिया है, पर तुम तो इतनी एटीट्यूड में बात कर रही हो जैसे तुम कहीं की महारानी हो। वही राहुल भी थोड़ा गुस्से में आ गया था। वो कुछ पल के लिए ईशानी की खूबसूरती की वजह से खो गया था और उसे पाना चाहता था, पर एक अनाथ लड़की को अपनी मम्मी की इंसल्ट करता देख वो भी गुस्से में आ गया था। तभी सबके कानों में एक कड़क आवाज आई, जो को ईशानी के दादाजी रविकांत जी की थी। तुम कौन होती हो मेरी इकलौती पोती को अनाथ और गोद ली हुई बेटी कहने वाली? वो मेरी बायोलॉजिकल पोती है। अगर एक और शब्द भी मैंने अपनी पोती के बारे में किसी के मुंह से सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने दादाजी को देख के ईशानी थोड़ी शांत हो गई। उसके पास ही प्रभा जी भी खड़ी थी। वही उनकी बात सुनकर तो महाजन फैमिली को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें डे से एक झटका लगा था। वही गुस्से में प्रिया की मुठिया कस गई थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि ईशानी मेहरा फैमिली की असली बेटी है। पर इस वक्त महाजन फैमिली को पता चल गया था कि ईशानी इस फैमिली की असली बेटी है। उसने उन सबके चेहरे को देखा जिसमें साफ साफ सवाल नजर आ रहे थे। उनकी एक्सप्रेशन देख रिया डर गई कि कहीं सच जानकर वो लोग उससे रिश्ता तोड़कर ईशानी से ना तय कर दे। महाजन फैमिली भी रिच फैमिली ने से थी। वो राहुल जैसा अमीर और अच्छे दिखने वाले लड़के को नहीं जाने दे सकती। वही सुकेत जी और आरती जी भी चाहते थे कि प्रिया की शादी के बाद ही ईशानी की असली आइडेंटिटी रिवील हो, क्योंकि प्रिया ने उन्हें कहा था कि वो राहुल से प्यार करती है। अगर सच अभी सामने आया तो कहीं प्रिया को राहुल छोड़ ना दे।
जब से ईशानी वापस आई थी तब से वो जल्दी प्रिया की शादी के बाद ईशानी की आइडेंटिटी पब्लिक करने का सोच रहे थे, पर उससे पहले ही सब कुछ पता चल गया। तभी राकेश महाजन बोले, ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर मेहरा, क्या सच में ईशानी आपकी बायोलॉजिकल पोती है? हाँ आरती जी, सुकेत जी, आप हमें सच बता दीजिए, मोहिनी जी ने उन्हें देखते हुए कहा। रिया अब डर गई थी कि अब क्या होगा। ईशानी के लिए उसकी नफरत और बढ़ गई थी। सुकेत जी और आरती जी को तो अब समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या बोले। वही समीर और दर्शित ने एक दूसरे को देखा, फिर रक्षित बोला, हाँ वो इस घर की असली बेटी है। उसकी बात सुनकर पूरा महाजन फैमिली हैरान था, तो रक्षित ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। फिर सुकेत जी बोले, पर प्रिया हमारी बेटी है, उसे हमने बचपन से पाला है। वही ईशानी जो आपने दादाजी के पास खड़ी थी, उसे अब आगे होने वाले ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो अपनी दादाजी और दादी माँ को देखते हुए बोली, दादाजी दादी माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अपनी कमरे में आराम करने जा रही हूँ, कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। दादी ने भी उसे रोका नहीं, वो ईशानी के जाने के बाद बाहर गार्डन की तरफ चले गए। वही प्रिया ने देर से देखा कि ईशानी और दादी चले गए, तो वो अपनी आंखों में आंसू लाते हुए नाटक करते हुए बोली, ये जगह ईशानी की है, मैं इस घर की असली बेटी नहीं हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर मोहिनी महाजन की तरफ देखकर बोली, सॉरी आंटी, ईशानी बहुत साल अनाथ आश्रम में रही है, तो शायद वो थोड़ी बिगड़ गई है। शायद वो मेरी वजह से गुस्सा है क्योंकि मेरे उसकी जगह ली है, और अब राहुल से भी मेरी शादी होने जा रही है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो ईशानी की कितनी फिक्र करती है, पर असली में तो वो ये दिखाना चाहती थी कि ईशानी एक बिगड़ैल लड़की है। उसकी बात सुनकर मोहिनी महाजन और बाकी सबको दिल पिघल गया। मोहिनी बोली, ये होती है संस्कार जो मेहरा फैमिली में प्रिया को मिली है। तुम क्यों रो रही हो बच्चे, तो क्या हुआ, अगर तुम इस घर की असली बेटी नहीं हो फिर भी तुम राहुल की पसंद हो तो तुमसे ही उसकी शादी होगी। वही उनकी बात सुनकर प्रिया ने राहत की सांस ली कि अच्छा हुआ जो उसका नाटक काम आ गया। तभी राहुल भी बोला, हाँ प्रिया टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ तो शादी भी करूंगा। तभी दर्शित गुस्से से प्रिया को देखते हुए बोला, ईशानी की मैनर्स और संस्कार के ऊपर सवाल उठाने से अच्छा तुम खुद पर ध्यान दो, और लगता है तुम भूल गई हो कि मैंने क्या बोला था, अगर अगली बार तुमने ईशानी के बारे में कुछ भी बोला तो सजा के लिए तैयार रहना। रक्षित की बात से सब हैरान थे, यहाँ तक कि सुकेत जी और आरती जी भी, क्योंकि ईशानी के घर से जाने के बाद से दर्शित प्रिया की बातों से गुस्से में आ जाता था। CH11 झूठी आंसू, मोक्ष का गुस्सा। प्रिया को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे इस सब की जिम्मेदार सिर्फ ईशानी लग रही थी। जब तक ईशानी इस घर में नहीं थी तब तक वो सबकी आंखों की तारा थी, पर सिर्फ और सिर्फ ईशानी की वजह से आज उसकी दर्शित भाई ने उसे फिर से डांटा। वो बस कुछ भी करके फिर से सबकी नजरों में ईशानी को गिराना चाहती थी, ताकि वो सब फिर से ईशानी को इग्नोर करे और सब उसे भला बुरा कहे। पर उसे पता नहीं था कि ये पहली वाली ईशानी नहीं है जो उसकी चाल में फंस जाए या किसी के कुछ सोचने से उसे फर्क पड़े। उसने अपनी आंखों में झूठी आंसू लाते हुए सबको देखा, जैसे वो कितनी ही दयनीय हो। तभी राहुल ने उसकी आंसू पोंछते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, ये मेरा फैसला है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर प्रिया ने दिल ही दिल में राहत की सांस लिया। अच्छा हुआ कि राहुल अब भी उसका है। वो ईशानी को इस बात से जरूर नीचे धकेल सकती है और अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम कर सकती है। वही समीर ने प्रिया पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बोला, अगली बात अपनी बातों पर ध्यान रखना, तुम जो कहना चाहती हो उसे किसी और को ठेस पहुंच सकती है। इतना कहकर वो वहां से उठकर रूम की तरफ चला गया। रेहान और अयान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उनके दोनों भाई आजकल प्रिया पर कुछ ज्यादा ही सख्ती बारात रहे हैं, पर अगर उन्हें याद होता कि उन सबने ईशानी के साथ कैसा व्यवहार किया है तो उनकी ये सोच अभी खत्म हो जाती। वही प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो आपने सपोर्ट खो रही है। उसने अपने आंखों में आंसू लिए अपने माँ पापा की तरफ देखा, तो सुकेत जी बोले, डोंट वरी बेटा, दर्शित थोड़ा गुस्से में है इसलिए उसकी बातों को दिल पर मत लो। तभी रोमी बोली, पर अंकल आंटी, आपको ईशानी को सजा देना चाहिए। आपने देखा नहीं वो कितनी एरोगेंट है, वो बड़ों से ठीक से बात भी नहीं करती। तभी मोहिनी जी भी बोली, हाँ आरती जी, आपको अभी से उसे अपनी कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं को आगे जाकर उसकी इस बिहेवियर से हाई सोसाइटी में आपका ही नाम खराब होगा। वही सुकेत जी और आरती जी उनकी बातों से सहमत थे, पर जब उन्होंने सोचा कि कैसे उन्होंने कभी भी ईशानी पर ध्यान नहीं दिया, उसे दोषी ठहराया, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहे, क्योंकि ईशानी पहले बहुत अलग थी पर इन 4 सालों में उसने बहुत बदलाव आ गया है। जब समीर फाइल लेकर नीचे आया तो उनकी बात सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आया। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मिसेज महाजन, वो बहुत समझदार है, और ऐसे भी किसी को नहीं पता कि ईशानी इस घर की असली बेटी है और ना ही अनाउंस हुआ है।
इसलिए उसकी वजह से किसी की नाम खराब नहीं हो रहा है। ऐसे भी ईशानी आपकी और मेहरा फैमिली से कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस रखी है बिजनेस वर्ल्ड में, समीर ने बिना किसी इमोशन के बोला, क्योंकि उसे ईशानी की 4 साल की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और उसे ये भी पता था कि रायजादा फैमिली से ईशानी की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। समीर वहां बिना रुके बाहर की तरफ चला गया। वही उसकी बातों से महाजन फैमिली शॉक थी। तभी राकेश महाजन बोला, सुकेत जी, आपके बेटे का कहने का मतलब क्या है? वही सुकेत जी और आरती जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उन्हें भी याद था कि अनुपम रायजादा ईशानी को लेकर कितने प्रोटेक्टिव लग रहे थे। अगर उन्हें पता चल गया कि किसी ने ईशानी को कुछ बेइज्जत करके कहा है तो वो पक्का बदला लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो प्रिया की शादी राहुल से नहीं हो पाएगी। तभी आरती जी बोली, कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बोल रहा है ताकि कोई ईशानी के बारे में गलत ना सोचे। वो 4 साल बाद घर आए हैं तो वो नहीं चाहता कि कोई ईशानी को कुछ भी बोले। जब महाजन फैमिली वहां से चली गई तो सबने एक राहत की सांस ली। मोम, डैड, क्या समीर भाई की एंगेजमेंट भी अगले हफ्ते होगी? उसकी बात सुनकर सुकेत जी बोले, हाँ, हम उनसे बात करके डेट फिक्स करेंगे। समीर के एंगेजमेंट के दिन ही हम प्रिया और राहुल की मंगेतर वाली न्यूज को भी अनाउंस कर देंगे। उनकी बात सुनकर प्रिया मन ही मन खुश हो रही थी। उसकी प्लान जो पूरा होने वाला था, उसने ठान लिया था कि डे से उसने ईशानी की मंगेतर को छीन लिया, ऐसे ही ईशानी से सब कुछ छीन लेगी। वही ईशानी अपनी रूम में बैठकर आपकी कंप्यूटर में कुछ काम कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज स्पीड से चल रही थी। थोड़ी ही देर में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लोकेशन शो होने लगा। ईशानी की होठों पर उस लोकेशन को देख एक डेविल स्माइल आ गई। वही दूसरी तरफ एक क्लब में जहां बहुत शोर था, उसकी एक प्राइवेट रूम में 3 लोग बैठे हुए वाइन पी रहे थे। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम जैसे ब्रह्मचारी को भी प्यार हो सकता है, एक लड़के ने हंसते हुए बोला, जो दिखने में बहुत हैंडसम था। वही उसके पास बैठा दूसरा लड़का उसे नजरअंदाज करके बोला, अच्छा, ये तो बता दे कि कौन है वो हूर की परी जिसने मोक्ष राजवंश नाम के डेविल के दिल में भी प्यार जगा दिया। वही सामने बैठा शख्स जो कि मोक्ष था उन दोनों को देखते हुए बोला, ईशानी मेहरा। ये कहते वक्त उसका लहजा थोड़ा नर्म। उसकी इतनी नर्म टोन सुनकर उसके दोनों दोस्त उसे आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। क्या ये सच में हमारा ही दोस्त है? एक ने हंसकर बोला तो मोक्ष उसे घूरते हुए बोला, शट अप तेजस, वरना यहां से सीधा बाहर फेंक दूंगा। मोक्ष की बात से वो चुप हो गया क्योंकि मोक्ष थोड़ा गुस्से में लग रहा था। तभी पास बैठा दूसरा लड़का जिसका नाम वरुण था वो उसे देखते हुए बोला, शांत हो जा, इतने गुस्से में क्यों है? तभी नमन अंदर आया और बोला, मोक्ष के सामने सर झुका के बोला, बॉस, हमने मैम पर नजर रखा था। ऑफिस से जाने के बाद वो रायजादा मेंशन गए थे और शाम को वापस मेहरा मेंशन चले गए। नमन के बात सुनकर मोक्ष बोला, क्या तुमने पता करवाया कि ईशानी से उनका रिलेशन क्या है? नहीं सर, ज्यादा तो कुछ नहीं, पर बहुत कोशिश करने के बाद इतना पता चला है कि उनके बीच बहुत क्लोज रिलेशन है और कुछ महीने पहले मैम को रुद्र रायजादा के साथ देखा गया था। दोनों बहुत क्लोज थे। ये न्यूज भी आई थी पर कुछ मिनट में ही ये न्यूज गायब हो गया। पर हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन ढूंढते हुए इस बारे में पता चला। नमन इतना कहकर चुप हो गया। तभी रूम में कांच की टूटने की आवाज आई। जब सबने देखा तो मोक्ष की हाथों में टूटा हुआ ग्लास था जिसे उसने गुस्से में हाथों में ही तोड़ दिया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसका ऑरा पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। पता करो उस रुद्र रायजादा के साथ ईशानी का क्या रिलेशन है और मुझे कल तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वरना अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। मोक्ष ने नमन को देखते हुए आपने कोल्ड खतरनाक आवाज में बोला। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुन एक पल के लिए तो तेजस और वरुण भी डर गए थे। नमन डरते हुए जी बोस बोलकर वहां से चला गया। इन्हें क्या किसी की इन्फॉर्मेशन निकलना हलवा लगता है? जो ऑर्डर कर दिया तो डिलीवर हो जाएगा। नमन मन में मोक्ष को कोसते हुए चला गया। तूने तो डरा ही दिया यार उस बेचारे को, तेजस ने मोक्ष को देखते हुए बोला। तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हो, वरुण ने उसे समझाते हुए कहा। मोक्ष अब धीरे धीरे शांत होने लगा था, फिर भी उसके दिमाग से नमन की बात जा ही नहीं रहा था। तो उसने ईशानी का नंबर डायल कर दिया। रिंग होने की आवाज आ रही थी पर उधर से कोई फोन नहीं उठा रहा था। ईशानी की फोन न उठाने से अब मोक्ष का शांत और फिर से डार्क होता जा रहा था। वहीं पास बैठे वरुण और तेजस को उसके गुस्से का आभास हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिला दिया। उन्हें लग रहा था उनका दोस्त पागल हो गया है। CH12 सुकून। ईशानी की सरकास्टिक बातें। मोक्ष को ईशानी की आवाज सुनकर सुकून मिल रहा था। तभी ईशानी फिर से बोली, हेलो मिस्टर राजवंश, आपने इतनी रात को कॉल किया, कोई काम था क्या? ईशानी की आवाज से मोक्ष होश में आकर थोड़ी सॉफ्ट टोन में बोला, नहीं, मैंने ऐसे ही कॉल किया था।
क्या आपने खाना खा लिया है? वही मोक्ष की चाशनी दे से बोल सुनकर तेजस और वरुण का मुंह तो खुला ही रह गया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर बेचारगी से अपना सिर हिला दिया। वही ईशानी अपनी लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या मोक्ष ने सिर्फ ये पूछने के लिए उसे कॉल किया है कि उसने खाना खाया है या नहीं। फिर भी उसने जवाब दिया, अभी नहीं मिस्टर राजवंश, थोड़ी देर बाद डिनर कर लूंगी। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आपने डिनर कर लिए मिस्टर राजवंश? ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे, इसलिए उसने मोक्ष का सवाल ही उससे पूछ लिया। जब से ईशानी मोक्ष से मिली थी तब से उसे मोक्ष के प्रति एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा। ऐसा उसने 2 साल पहले महसूस किया जब उसने उस आदमी को बचाया था। वही ईशानी की सवाल से मोक्ष के होठों पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। उसके मन में खुशी की लहर उठ रही थी। उसे लग रहा था उसकी बेबी गर्ल उसकी फिक्र करके ये पूछ रही है। नहीं, मैंने भी डिनर नहीं किया, क्यों ना हम साथ में डिनर करें, ये मेरी तरफ से एक ट्रीट होगा। सॉरी मिस्टर राजवंश, मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं आज नहीं आ सकती। अगली बार हम जरूर साथ में डिनर करेंगे। ईशानी की ना सुनकर मोक्ष की चेहरे की चमक गायब हो गई। फिर भी वो कुछ सोचते हुए बोला, कोई बात नहीं मिस ईशानी, हम कल ऑफिस में मिलने वाले हैं तो तब आप मना नहीं कर सकती। फिर ईशानी ने ओके बोलकर फोन रख दिया। ईशानी की दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष उसके बहुत करीब है और उसके कान के पास उसे ये सब बोल रहा है। पहली बार 2 सालों के बाद फिर से उसी एहसास को महसूस कर रही थी, वो प्यार भरा एहसास जो उसे उस आदमी के लिए महसूस किया था। वही मोक्ष आपने फोन को देखकर मुस्कुरा रहा था और तेजस और वरुण उसे किसी पागल की तरह देख रहे थे। तभी तेजस बोला, ये तो भाभी के प्यार में पागल आशिक बन गया है। उसकी बात सुनकर वरुण हंसते हुए बोला, सही कहा तुमने, वैसे मैं भाभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी तेजस मोक्ष को देखकर बोला, मैंने नमन से उनके बारे में पूछा था पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, अब तू ही बोल दे भाभी के बारे में। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने प्राउड स्माइल के साथ बोला, वो जी कंपनी की सीईओ है। उसकी बात सुनकर तेजस की मुंह से सारी वाइन बाहर आ गई। वही वरुण को भी खांसी आ गई। दोनों अविश्वास से मोक्ष को देख रहे थे। क्या कहा तुमने? जी कंपनी जो 4 सालों से एशिया में नंबर 2 पोजीशन पर बनी हुई है और उसकी सीईओ जो मिस्टीरियस है? वरुण ने सवाल किया। हाँ वही है, मेरी बेबी डॉल जिसे मैं 2 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं, पर वो तो मेरे इतने पास थी। उसकी बात सुनकर तेजस बोला, मैंने सुना है वो बहुत मिस्टीरियस है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। वो जब भी किसी मीटिंग को अटेंड करती है तो उसकी फेस पर मास्क रहता है। उसकी बात सुनकर मोक्ष की होठों पर एक स्माइल आ गई। वही उसके दोनों दोस्त तो आज बार बार मोक्ष को स्माइल करता देख सदमे में चले गए थे। ईशानी की आइडेंटिटी जानना क्या काम था जो अब ये उन्हें अपनी बाती सी दिखा रहा है, जो कभी हंसता ही नहीं था। वही दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में सब लोग डाइनिंग हॉल में थे। तभी ईशानी दादा दादी के साथ डाइनिंग टेबल पर आई और उनके बैठने के बाद वो भी उनके पास बैठ गई। उसे इन सबके साथ बैठने का मन नहीं था, पर उसकी दादा दादी चाहते थे कि वो सबके साथ बैठकर खाए। वो उन्हें मना नहीं कर सकती थी। आखिरकार वो दोनों ही थे जिन्होंने उसे पिछले जन्म में सबसे ज्यादा प्यार दिया था और अब भी वो उसे बहुत प्यार करते हैं। सबके बैठने के बाद मेड ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। रक्षित और समीर उसे देख रहे थे। वहीं रेहान और अयान भी उसकी तरफ देख रहे थे। ईशानी को भी महसूस हो गया था कि वो सब उसे देख रहे हैं, पर ईशानी ने किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया और आपने दादाजी की तरफ देखा। उनकी प्लेट में दूसरों की तरह खाना देखकर उसकी भौहें वापस में सिकुड़ गई। उसने उनकी रिपोर्ट अच्छे से पढ़ी थी। उनकी दिल की हालत अब थोड़ी थी, फिर भी अभी सर्जरी नहीं हो सकता था, इसलिए कुछ चीज उनकी डाइट में बदलाव करना जरूरी था। उसने दादाजी की तरफ देखा और बोली, दादाजी क्या डॉक्टर ने डाइट चार्ट नहीं बनाया? उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे तो समीर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? ये डॉक्टर के डाइट चार्ट के हिसाब से ही तो बना है। उसकी बात को ईशानी ने इग्नोर कर दिया और बोली, दादाजी मैं आपके लिए कल डाइट प्लान बना दूंगी और आपकी कुछ मेडिसिन चेंज कर दूंगी जो सर्जरी के पहले लेने से हार्ट की सर्जरी स्मूथली हो जाएगी। तभी सुकेत जी जो अब तक उसकी बातें सुन रहे थे वो चिढ़ कर बोले, तुम क्या खुद को डॉक्टर समझती हो? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर पापा को ट्रीट कर रहे हैं वो मुंबई की बेस्ट डॉक्टर है। उनकी बात सुनकर ईशानी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी कोल्ड आवाज में बोली, मिस्टर मेहरा अच्छा होगा अगर आप अपने काम में ध्यान दें। मैं अपने दादाजी के लिए क्या करती हूँ क्या नहीं इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने ये सब पहले ही क्लियर कर दिया है। उसकी बात सुनकर सुकेत जी गुस्से में आग बबूला हो गए। वही प्रिया तो मन ही मन खुश हो रही थी कि ईशानी खुद ही सबको गुस्सा दिला रही है। सब उसे ऐसे ही इस घर से बाहर निकल देंगे। क्या तुम इतने साल बाहर रहकर आपने सारे मैनर्स भूल गई हो? जो आपने डैड को मिस्टर मेहरा बुला रही हो।
उनकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, लगता है आपके यादाश्त बहुत कमजोर है। जब मैं पहले इस घर में थी तब आपने ही मुझे बोला था कि आपको डैड न बुलाओ। लगता है समय के साथ आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर की नंबर दे सकती हूँ। फिर उसकी होठों से हंसी गायब हो गई और उसकी आंखों में सर्द भाव आ गए और उसका ऑरा और भी ज्यादा कोल्ड हो गया। फिर वो सुकेत जी के तरफ देखकर बोली, अच्छा होगा कि आप ये बात हमेशा याद रखें कि मेरी आपसे कोई रिश्ता नहीं है। उसकी इतनी भयानक आवाज से एक पल के सब डर गए। तभी अयान बोला, ईशानी, तुम डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने सही कहा, तुम्हें ऐसे हार्ड बिहेव नहीं करना चाहिए। ईशानी ने उसकी बात सुनकर उसे बिना देखे ही कोल्ड आवाज में बोला, मिस्टर अयान, अगर आपको अपने डैड की इतनी ही चिंता है तो आप मुझे नहीं उनसे बोलिए कि वो मुझसे बात ही ना करे। आज ईशानी की बातों से सबकी दिल में एक चुभन सी हो रही थी। वही सुकेत जी को भी याद आया कि उन्होंने गुस्से में एक बार ईशानी को उन्हें डैड बोलने से मना किया था। ये याद करके सुकेत की के दिल में बेचैनी होने लगा। समीर और दर्शित ईशानी को देख रहे थे जो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रही थी। दोनों को ही अब एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने कभी ईशानी को अपनापन और प्यार नहीं दिया था। अब ईशानी भी उनके साथ ठीक वैसे ही बर्ताव कर रही जैसे उन सब ने उसके साथ किया था। आरती जी की आंखें भी नम हो गई थी। ये उनकी बेटी थी जिस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया और आज वो उन्हें माँ बाप मानने से भी इनकार कर रही है। तभी प्रिया नाटक करते हुए बोली, ईशानी, तुम डैड और भाई से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांटते थे ताकि तुम बिगड़ ना जाओ। तुम 16 सालों तक बाहर थी, इसलिए वो बस तुम्हें मैनर्स सीखने के लिए कभी कभी तुम्हें डांट देते थे। और अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहकर तुम्हारी जगह लेना तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इस घर बाहर चली जाऊंगी। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने माँ पापा और भाइयों की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुनकर सुकेत जी का ईशानी के लिए गिल्ट थोड़ा कम होना लगा था। अब उन्हें प्रिया के लिए बुरा लगने लगा। वही दादाजी और दादी माँ उसकी नाटक देख गुस्सा हो गए। वो कुछ बोलने वाले थे पर तभी ईशानी सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मिस प्रिया, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। आप बचपन से इस घर की प्रिंसेस हैं। आपकी माँ बाप और भाइयों ने आपको बहुत ही प्रोटेक्ट करके बड़ा किया है। आफ्टर ऑल आप उनकी इकलौती बेटी और बहन हो तो आपको मेरी वजह से इस घर को छोड़ने की क्या जरूरत है? वैसे भी आपको किसने कह दिया कि मुझे आपसे या आपके मॉम, डैड या भाई से कोई भी फर्क पड़ता है? उसकी बात सुनकर सबको बुरा लगने लगा। आरती जी की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने प्रिया को प्यार से बड़ा किया पर ईशानी तो अकेली बाहर सफर करती रही, पर जब वो घर आई तो उन्होंने उसे कभी प्यार नहीं दिया। तभी बटलर आकर बोला, ईशानी मैम, वो नकुल जी हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद सुनकर ईशानी को याद आया कि उसने नकुल को कुछ फाइल लाने को बोला था। वो आपने दादा दादी की तरफ देखकर बोली, दादाजी, दादी माँ, मैं बाद में डिनर कर लूंगी, मुझे अभी थोड़ा अर्जेंट काम है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। प्रिया की मुठिया गुस्से में कस गई थी। तभी समीर बोला, मैंने आप सबसे कहा था ना उसे नाराज मत करना, आप सब क्यों बात नहीं मानते? फिर उसने सबको देखते हुए बोला, सब खाना खाओ। सबने बस थोड़ा थोड़ा खाया। आज ईशानी की बातों ने सबके दिल में एक गिल्ट छोड़ दिया था। CH13 ईशानी का एहसास। नकुल ने ईशानी सारे फाइल्स ईशानी को दे दिया। ईशानी नकुल के साथ गार्डन एरिया में चली गई। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बातें कोई सुने। जैसे ही दोनों गार्डन एरिया में आए, ईशानी की वॉच की रेड लाइट जलने लगी। आपने वॉच में अलर्ट देख उसकी फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर वो नकुल को देखकर बोली, जैकी को कॉल करो और उसे बोल दो कि शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ रहा है। इस बार अगर जैकी चूक गया तो मैं क्या कर सकती हूँ वो अच्छे से जानता है। इस वक्त ईशानी का चेहरा इमोशनलेस था पर नकुल समझ गया था कि उसकी डेविल बॉस पिछली बार की गलती की वजह से जैकी पर बहुत गुस्सा है। उसने जल्दी से जैकी को कॉल लगाया तो उधर से एक आलस भरी आवाज आई। हेलो। जैकी की आवाज सुन नकुल समझ गया कि पक्का वो सो रहा होगा तो वो गुस्से से बोला, जैकी, बॉस ने तुम्हें सोने के लिए नहीं बुलाया है। नकुल की गुस्से भरी आवाज सुन जैकी उठ गया और हड़बड़ाहट में बोला, क्या हुआ नकुल भाई, क्या बॉस ने मेरे लिए कोई काम दिया है? हाँ, सी बेस पर नजर रखो, आज वो सब वहां आने वाले हैं और उनमें से कोई भी बचकर नहीं जाने चाहिए वरना बॉस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नकुल ने थोड़ा गंभीर आवाज में बोला। नकुल की बात सुनकर जैकी की आंखों में एक गुस्सा उतर आया और वो गुस्से में बोला, आज तो मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ उन लोगों की वजह से बॉस मुझ पर गुस्सा है। उन लोगों की वजह से बॉस मुझे नहीं तुम्हें वहां मुंबई आपने साथ ले गए, वरना बॉस तुम्हें नहीं मुझे आपने साथ लेकर जाते। वही उसकी बेतुकी बातें सुनकर नकुल को चीड़ मचने लगी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये पिद्दी सा लड़का कहना क्या चाहता है कि वो बॉस के साथ रहने की काबिल नहीं। ये वो अपनी बॉस के साथ 4 सालों से है और ये पिद्दी सिर्फ 2 साल से उनके साथ है, फिर भी इतना उछल रहा है।
उसने गुस्से में फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ जैकी बिना देखे और सुने कि फोन काट दिया गया है वो बस बड़बड़ाए जा रहा था। जब उसे दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो उसने फोन को देखा तो दूसरी तरफ से कॉल काट दिया गया था। उसने गुस्से में फोन को घूरते हुए बोला, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बात बिना सुने फोन काट दे। देखना एक दिन में बॉस से कहकर इसे अफ्रीका भेज दूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में तमतमाए हुए बाहर चला गया। वही नकुल फोन रखने के बाद ईशानी को देखते हुए बोला, मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है, बस वो अपनी गुस्से में पिछली बार की तरह कोई बेवकूफ़ी न कर दे। हाँ, तुम गॉड से कहो कि वो उसके हरकत पर नजर रखे। अगर गुस्से में उसने पिछली बार की तरह अकेला चला गया तो बात बिगड़ सकती है। ईशानी ने फाइल देखते हुए बोला। थोड़ी देर बाद ईशानी ने सारी फाइल नकुल को दे दिया और अपनी ठंडी मगर खतरनाक आवाज में बोली, पता करो बड़े पापा पर कल जो हमला हुआ था उसके पीछे किसका हाथ है, और मुझे जल्द से जल्द वो इंसान मेरे सामने चाहिए। वही ईशानी की बात सुनकर नकुल को पसीना आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में ईशानी को कैसे पता चल गया। विश्वंभर जी ने नकुल को स्ट्रिक्टली कहा था कि ये बात ईशानी को पता नहीं चलना चाहिए, पर उन्हें क्या पता कि उसकी डेविल बॉस की नज़र तो हर तरफ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विश्वंभर जी को क्या जवाब दे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आगे कुआं और पीछे घाई हो, पर वो अपने डेविल बॉस को नाराज नहीं कर सकता था। एक बार के लिए विश्वंभर जी उसे कुछ न बोल पर उसकी डेविल बॉस की बात ना मानने पर उसे सजा जरूर मिलने वाली थी। जी बॉस, मैं जल्दी ही पता करके आपको बताता हूँ। इतना कहकर नकुल किसी को फोन करने लगा। तभी ईशानी की फोन में मैसेज आया। जब ईशानी ने मैसेज करने वाले का नाम देखा तो उसकी दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें जो कुछ पल पहले इमोशनलेस थी अब उसमें एक चमक और नरमी दिखने लगी जो शायद खुद ईशानी को भी पता नहीं होगा। जब ईशानी ने मैसेज पर टैप किया तो ये मोक्ष की तरफ से मैसेज था। क्या आपने डिनर कर लिया मिस ईशानी? उसकी मैसेज देख ईशानी की होठों में अनजाने में ही एक मुस्कान आ गई। वही नकुल ईशानी के बदलते मूड और उसकी स्माइल देखकर शॉक हो गया था। ये डेविल एक सेकंड पहले तो गुस्से से उबल रही थी, ऐसा क्या देख लिया उन्होंने फोन में जो उनकी गुस्सा ही गायब हो गया। वही ईशानी ने नकुल को वहां से जाने को इशारा किया तो वो जल्दी से अपने होश में आकर वहां से चला गया। वही मोक्ष जो ईशानी को मैसेज करने के बाद आपने फोन को देखते हुए बेसब्री से उसकी की रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। तभी उसे ईशानी की तरफ से एक मैसेज आए, मैं अभी डिनर कर लूंगी मिस्टर राजवंश। ईशानी की रिप्लाई देखकर मोक्ष खुश हो गया और मैसेज किया, इतनी लेट हो गया है मिस ईशानी, आपको अब डिनर कर लेनी चाहिए। मोक्ष का मैसेज देखकर ईशानी के दिल में एक गर्माहट महसूस हो रही थी। वो अपने लिए मोक्ष की फिक्र को महसूस कर पा रही थी। ठीक है मिस्टर राजवंश, आपकी इतनी कंसर्न के लिए थैंक यू, ईशानी ने मैसेज भेज दिया। वही मोक्ष को तो इस वक्त खुशी से हवा में उड़ने का मन कर रहा था। वो जल्द से जल्द ईशानी के क्लोज जाना चाहता था और ईशानी के दिल को जीतना चाहता था ताकि वो उसे वो सब कुछ बता सके जो वो 2 सालों से उसके लिए फील करता है। तभी उसे फिर से ईशानी की तरफ से मैसेज आई, गुड नाइट मिस्टर राजवंश। वही उस मैसेज को देखकर मोक्ष ने भी उसे गुड नाइट और टेक केयर का मैसेज किया और अपने रूम से बाहर चला गया। बाहर उसके बॉडीगार्ड अपने पोजीशन में खड़े थे। ये सब उसके वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड थे जो सालों से उसके लिए काम कर रहे थे। मोक्ष के एक इशारे पर ये किसी की जान ले सकते थे और खुद की जान दे भी सकते थे। तभी वहां पर तेजस और वरुण आ गए। तेजस नाटक करते हुए बोला, तुझे तेरे दोस्त पर जरा भी तरस नहीं आता है ना? तू हम दोनों को